ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फेम। इट्स अ वेरी प्लीजर, बहुत खुशी है मुझे आज अगेन आप सबसे मिलते हुए। आज मेरे साथ कुछ नए गेस्ट भी हैं, धुरंधर हैं, एलआईसी के बहुत बड़े जेम्स हैं, कुछ लखनऊ से हमारे एसबीए ज्वाइन हुए हैं। एंड अजय जी, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा ग्रुप है, ये मेरा पर्सनल मेंटरिंग ग्रुप, जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ ना, वहाँ के लोग इकट्ठा हुए हैं। एंड दीज आर फ्रॉम पुणे, फ्रॉम गुजरात, फ्रॉम अहमदाबाद, कुछ लोग दूसरे स्टेट से भी हैं। आप आज जुड़े हैं, मुझे अच्छा लगा है। वेरी हैप्पी टू वेलकम यू फ्रेंड्स। बहुत ही शॉर्ट नोटिस, नॉट बिग ट्रेनिंग प्रोग्राम एज यूजुअल जो हम करते हैं वो नहीं है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज थी जिसके लिए मैं शायद आपको 3-4 दिन पहले बताया था कि इतना बाजार में इतना बड़ा फियास्को हो रहा है। अगर आप देखेंगे न्यूज चैनल पे तो कंटिन्यूअस इसके ऊपर बातें हो रही है, इस पे मेरिट डिमेरिट्स पे डिस्कशंस हो रही है। एक बहुत बड़ा कंपटीशन हमारे बाजार में इसके ऊपर पिछले 4-5 साल में अगर स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो हो रहा था कि टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद कुछ भी एलआईसी और इंश्योरेंस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेस्ट एवरीबॉडी शुड गो टू द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि जो अच्छा है, मैं आई एम नॉट डिस्क्लेमिंग कि वो अच्छा नहीं है या इंस्ट्रूमेंट एज एसेट क्लास खराब है, लेकिन गलत तरीके से जो बिकती है और जिस सेक्टर्स पे, जिस असेट क्लास में एलआईसी का हाथ होना चाहिए या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वहां पे होना चाहिए, वहां पे भी म्यूचुअल फंड वाले अपने स्कीम्स उतार देते हैं और फिर मतलब फॉर एवरी सॉल्यूशन ही हैज अ मेडिसिन फॉर इट। तो मैं उसको थोड़ा सा अनकोड करना, मैं आपको मालूम है पिछले 5 साल में आई हैड प्लेंटी ऑफ प्रेजेंटेशंस और म्यूचुअल फंड वर्सेस एलआईसी, म्यूचुअल फंड कितना सही है कितना गलत है। मेरे सभी लोग जो आज जुड़े हैं सबने ऑलरेडी पूरा प्रेजेंटेशंस देखा है, अलग अलग समय पे स्टेटिस्टिक्स के साथ। मैं आज सिर्फ एक टॉपिक को लेके आ रहा हूँ क्योंकि वो टॉपिक वो इतना इम्पोर्टेंट है। आप लोग शायद इग्नोर कर दिए होंगे क्योंकि अरे वो तो म्यूचुअल फंड में हुआ है, एलआईसी सेफ है, इतने से काम नहीं चलेगा। Now the time has come to revert back. Time has come to educate your customer. आज लोग आप लोग सभी लॉकडाउन में फंसे हो, एंड लॉकडाउन एक ऐसा सिस्टम होता है कि जहाँ पे आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, देयर इज सम स्केरी एंजाइटी भी बाजार में है कि हम आगे क्या होगा नहीं होगा। उसके ऊपर ऑलरेडी हमने 2 सेशन लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि लेट मी टॉक अबाउट दैट। वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी सनराइज मार्केट आफ्टर दिस, बट एट द सेम टाइम सनराइज ऑटोमेटिक नहीं होता है कुछ भी। आपके जब भी लॉकडाउन खुल जाएगा स्लोली तो नोबडी विल कम इन क्यू इन योर ऑफिस टू टेक इंश्योरेंस पॉलिसीज। वी हैव टू क्रिएट इट बाय डिजाइन, एंड ये डिजाइन कब होता है? जब आप उसके ऊपर कुछ न कुछ एक्टिविटीज करते हो। तो बहुत सारा आपको पिछले 2 महीने में कई सारे आपने वेबिनार अटेंड किए, लेकिन मैंने जो कंटेंट दिया है आई एम वेरी हैप्पी। पुणे टीम हैज स्टार्टेड वर्किंग वेरी वेल। कल मेरी गौतम भाई की टीम से इंटरेक्शन हुआ था। आई एम श्योर ही हैज वेरी एम्बिशियस टारगेट। मैंने 30 दिन का उनको गोल दिया है, दैट विल समवेयर कंपाइल इट। बट एक चीज मैं आपको आज जो बुलाया हूँ, आधे घंटे 40 मिनट जितना भी समय लगेगा, कुछ चीजें समझना जरूरी है कि इसका हमारे इम्पैक्ट क्या है। दूसरा, क्या मैं इंश्योरेंस बेचता हूँ और इसके लिए मैं म्यूचुअल फंड की बात करनी जरूरी है बाजार में? फ्रेंड्स, अब जरूरी है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सिर्फ अपने इंस्ट्रूमेंट को अगर पुश करोगे बाजार में तो क्या होता है, यू बिकम अ वेरी पुशी विद योर प्रोडक्ट। एंड ऑफ द डे आजकल फाइनेंशियल मार्केट में जब है तो एक कस्टमर भी आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि he should be a financial advisor, and advisor means he should be able to advise। and advice कब दोगे आप? जब आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट्स का कंपैरेटिव, असेट क्लास, कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूशंस ये आपके नॉलेज में हो, आप कर पाओ, जो मैं कई बार आपको सिखाने की कोशिश किया हूँ। फरवरी में एक सेशन किया था, आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर्स, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस पे हमने बात की थी, और सारे असेट क्लास को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसी असेट क्लास में एक म्यूचुअल फंड में, इक्विटी मार्केट्स में ही डेट फंड भी होता है। जैसे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी, डेट, ईटीएफ बहुत सारे होते हैं, तो उसमें डेट जो होता है उससे रिलेटेड ये चीजें हुई है। तो क्या ये इसका रियली इम्पैक्ट होता है हमारे एलआईसी में? एलआईसी का कुछ शेयर उससे कम होता है? ये सब समझने की कोशिश करेंगे। मैंने पूरे ट्रेनिंग को 2 भाग में बांटा है। पार्ट 1 थोड़ा सा समझेंगे कि ये इशू क्या है, ये डेट फंड होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ एलआईसी का काम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड का बहुत सारा नॉलेज नहीं होगा। तो एक बेसिक भाषा में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा कि ये इसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ कितना होता है। और दूसरा पार्ट 2 में हम इस इशू को पहले
कंपनी क्या हमें स्टेटमेंट दी है, ये फ्रैंकलिन के जो प्रेसिडेंट एंड सीईओ वगैरह जो है उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, और फिर उसके ऊपर हम ट्रुथ क्या है वो मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा, ताकि कस्टमर्स को ये पता चले। यार कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे आई विल ट्राई टू समराइज कि हाउ वी लिंक्ड विद आवर ओन स्कीम। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ना तो मैं मीडिया हूँ, ना ही कोई मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ कि मैं उनके रिपोर्ट्स को गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें ना तो फ्रैंकलिन खराब है, ना ही फ्रैंकलिन की कंपनी खराब है, ना ही उसके इन्वेस्टमेंट टीम खराब है। दे हैव डन द ब्रिलियंट जॉब। प्रॉब्लम है कि ऐसे कस्टमर्स को हमारे फेक म्यूचुअल फंड एजेंट्स ने जो बाजार में फंसा दिए हैं, ये समझ के जो वैसे कस्टमर वहां पे इन्वेस्ट नहीं हो सकते। आज 26,000 करोड़ में मैं आपको बता दूं, कम से कम 18-19,000 करोड़ ऐसे लोग फंसे हैं, जो मैं आपको आज दिखाता हूँ कि कौन से लोग फंसे हैं, जो उनको वहां पे डालना ही नहीं चाहिए था पैसे। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन आपके सामने रखता हूँ। 90 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि शायद और भी थोड़ा बहुत लोग आएंगे। सो विल बी होपिंग कि आने वाले समय में जो अगले 30 मिनट 40 मिनट आपके सामने होगा, इट इज गोइंग टू बी सम डेटा एनालिसिस, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, आपको वापस रिवाइज भी करना पड़े, आपको कुछ डेटा अगर चाहिए तो बाद में आई विल सप्लाई टू यू, लेकिन अभी फिलहाल इसको समझने की कोशिश करते हैं मेरी तरह, जैसे मैं ट्रेनिंग देता हूँ, जो कहीं ना कहीं LIC से लिंक करके कि इसका क्या यूज है। सो आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड देन आई विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये हमने आपको स्क्रीनशॉट भेजा भी था कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एक म्यूचुअल फंड फंड हाउस है, AMC है, जहाँ पे इतने बहुत ही बड़ी कंपनी है। इट्स नॉट इंडियन बेस्ड कंपनी, इट्स फॉरेन बेस्ड कंपनी। इंटरनेशनल मार्केट में आज मैं यहाँ पे भी हूँ तो इट्स वेरी टॉप 3 कंपनी में फ्रैंकलिन आते हैं। इंडिया में तो ये बोलते हैं कि मेरा पूरा असेट का 1/3 पार्ट इंडिया में पड़ा हुआ है। इट्स नॉट ए स्मॉल कंपनी, इट्स वेरी नोन, फेमस, वेल ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड कंपनी। बट जो कुछ हुआ है, ये पहली बार हुआ है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, तो इसके पीछे किसका हाथ है? हु इज टू बी ब्लेम फॉर दिस मेस? नंबर 1। नंबर 2, इज योर मनी इन डेट फंड म्यूचुअल फंड्स रियली सेफ? तो ये चीजें मैंने टॉपिक आपके सामने रखा था। मैं आपको पहले डिस्क्लेमर बता देता हूं, सो दैट आई शुड नॉट बी फॉल इनटू एनी कंट्रोवर्सी। फ्रेंड्स, ऑल द ओपिनियन एंड एनालिसिस इज माय पर्सनल, nothing linked to any of you or any who is listening to me has to follow the same. I always believe and understand the necessity of diversification of instruments for balanced investment portfolio. Therefore, not against any schemes of mutual fund. Even I also invest in mutual fund. But मुझे कहाँ करना है, क्या करना है, it has to be very normally debt I never recommend any customer. मैं खुद एक certified planner हूँ, मैं कभी debt किसी को recommend नहीं करता हूँ। Mutual fund is only for equities, which I personally see. बट देर आर सर्टेन शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं एक समय टाइमिंग पे, जहां पे आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी है, वहां पे आपको डालना चाहिए। बट आई मस्ट पॉइंट आउट द मिस सेलिंग ऑफ सच स्कीम्स बाय फेक म्यूचुअल फंड एजेंट्स इन मार्केट, जो ड्यू न्यूज और 2-4 AMC के मीटिंग अटेंड करके उनको लगता है कि मैं म्यूचुअल फंड एडवाइजर बन गया हूँ, और सारे लोगों को हार्ड एंड मनी दे गेट इन्वेस्टेड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल पिरामिड, जो उसको गोल एनालिसिस है बिना अंडरस्टैंड किए वहां इन्वेस्ट करवा देते हैं। उनके लिए एक थोड़ा सा मैं आज एक रिसर्च किया हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। सो दिस इज अ डिस्क्लेमर, सो डू नॉट टेक इट अदरवाइज। फ्रेंड्स, हाउ टुडेज टॉपिक लिंक्ड विद LIC, पहले हम इसको समझना है कि ये आज LIC का क्या है। सर, हम तो LIC के एडवाइजर हैं, वी आर डूइंग वेरी गुड जॉब। आज जिस ग्रुप में हम सभी लोग MDRT है, COT है, TOT है, जो SVS ज्वाइन हुए हैं, दे आर परफॉर्मर्स। अभी मैं जिनका नाम लिया था, अजय जी, वो पूरे आप समझिए बिहार, यूपी, उत्तराखंड, ही इज द नंबर 1 SBA फॉर लास्ट 10-15 ईयर्स। सो वेरी ब्रिलियंट टीम, बहुत ही डेडिकेटेड है, इंस्पायरिंग है। ऐसे ही अजय जी इस हाथ में इधर जो आप देखेंगे, मुंबई के नंबर 1 DO होंगे वेस्टर्न जोन के। सो ऑल परफॉर्मिंग टीम। सो लेट मी पुट इट इन अ वेरी स्ट्रेट हाउ दिस टॉपिक इज लिंक्ड विद LIC। पहली बात तो समझिए कि ये डेट फंड यूज कहाँ होता है। डेट फंड नॉर्मली जो है, इट इज यूज्ड एज ए फिक्स्ड इनकम प्लान थ्रू SWP मेथड। बहुत अलग अलग तरीके भी हैं जो यूज होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो हमारे सामने है। हमारा LIC में ऐसे बहुत सारे लोगों को डेट फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और उनको ऐसा कहा जाता है कि आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट थ्रू सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से आप लीजिए। आप देखेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग किसी भी म्यूचुअल फंड एजेंट से आप सुनने की कोशिश करेंगे,
वो आपको ऐसा ही प्लानिंग करके देंगे कि सर आपका कैपिटल बनाओ और उसके बाद SWP करके लो, तो उसके पैसे जो इक्विटी से है डेट में शिफ्ट कर देते हैं ताकि उसकी सिक्योरिटी रहे, और फिर उसमें सिस्टमेटिक विड्रॉल एवरी मंथ आप जितना लो उसके हिसाब से उतने यूनिट्स विड्रॉ हो जाएंगे। उनका कहना है कि 7-8% आपको इंटरेस्ट उसमें मिलता है, तो 7-8% आपको मिलता रहेगा, कैपिटल भी धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा। बट रियली में ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जीवन शांति, जीवन अक्षय के प्रीमियम जो है वो इस प्लान में चले गए, एंड कितना गया क्या गया मैं थोड़ा वो भी डेटा आपको शेयर करूंगा। और वो कहीं ना कहीं जो है वो LIC के शांति में आनी चाहिए थी, LIC के अक्षय जैसे प्लान में आनी चाहिए थी, या शॉर्ट टर्म FDs 10 साल के लिए, अगर कोई लो रिस्क में रहना चाहता है, पैसा रिस्क की प्लान में नहीं डालना चाहता है, तो उसको डेट फंड में डलवा दिया, रेदर वो बैंक FDs में आ सकती थी, पोस्ट में जा सकती थी, या LIC के कोई सिंगल प्रीमियम प्लान में आ सकता था। तो ये एक चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ हुआ है। तो मुझे लगता है कि दिस इज अ टाइम जहां पे हमें कस्टमर्स को अपडेट करना चाहिए ताकि ये गलती फिर से ना हो, पहली बात। दूसरी बात, डेट फंड और भी जगह यूज होता है। डेट फंड आर आल्सो यूज्ड फॉर SIPs। लोग बहुत सारे डेट फंड में भी SIP करते हैं, जिनका लो रिस्क एपिटाइट होता है ना क्लाइंट्स का, वो लेस रिटर्न भी चलेगा लेकिन रिटर्न ऑफ सेफ्टी ऑफ कैपिटल चाहिए, तो उनके एजेंट क्या बोलते हैं कि सर इसको तो इक्विटी में नहीं डाल सकते, क्योंकि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में वॉलेटिलिटी रहेगा, तो बेटर है कि इसको डेट फंड में, या बहुत से लोग आजकल नए नए हाइब्रिड फंड बना देते हैं जिसमें मिक्स कर देते हैं सब कुछ खिचड़ी बना के। तो जबकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक ही मार्केट में या एक ही बास्केट में ऐसे ऐसे कोने में बट जाओ और समझ जाओ कि आपका एवरेजिंग हो गया। मैं हमेशा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करता हूँ, और म्यूचुअल फंड एक इंस्ट्रूमेंट है, उसी तरह फिक्स इन्वेस्टमेंट में LIC है, उसी तरह फिर प्रॉपर्टी है, फिर गोल्ड है, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स भी SIPs जो आराम से 7-8% वहां से अगर वो ले रहे हैं, सिर्फ एक लिक्विडिटी ऑप्शन उनके पास बेहतर होता है कि कभी भी पैसा निकाल सकते हो, सिर्फ इसके लिए, क्योंकि गोल एनालिसिस प्रॉपर अगर हुआ होता उसका, तो ये LIC के किसी भी रेगुलर प्लान में पोस्ट टैक्स रिटर्न इससे कहीं ज्यादा होता है। और मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी प्लान में कंपेयर करके कोई मुझे बता दे, क्योंकि इसमें भी टैक्सेशन का थोड़ा बेनिफिट मिलता है, 3 साल के बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट हो जाता है, लेकिन फिर भी सोवरेन गारंटी ऑफ कैपिटल के साथ आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है, और वो भी एक अच्छा खासा। तो फिर उसमें क्यों जाता है? So is to uncover the fake perception of mutual fund through biased agents, आज का एपिसोड नेसेसरी है। So friends, this is how I'll summarize the entire session in this. This point has helped me. इसने मुझे पिछले 10 दिन 15 दिन में मुझे एक मैसेज दिया कि भैया why not to talk on this, because this is the time every agent should know कि ये काम जो हुआ है वो वापस नहीं होगा, so that we can open our own market, especially in this segment. ये सेगमेंट इतना छोटा है या कितना बड़ा है वो भी मैं आज आपको थोड़ा दिखाता हूँ। पहले पार्ट 1 में मैं थोड़ा सा ये डेट फंड ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कराता हूँ सिंपल तरीके से, ज्यादा लंबा डिटेल में नहीं जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस में। LIC के एडवाइजर को कितना समझ में आए, कोई इसमें म्यूचुअल फंड के, मुझे मालूम है 20% म्यूचुअल फंड एजेंट ऑलरेडी होंगे, उनको सब पता होगा, सो विल बी जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिपीटेशंस, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको इनकी जरूरत है। सो आई वुड रिकमेंड कि इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लोग क्यों डालते हैं फंड्स में। बेसिक बेनिफिट्स जो मैं आपके सामने रखा हूँ, देखिए, टू रीजंस टू इन्वेस्ट इन डेट फंड्स। पहला तो शॉर्ट टर्म गोल के लिए लोग डेट फंड में पैसा डालते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में LIC नहीं है, बैंक FDs है, लेकिन बैंक FDs में फिर अगेन प्रॉब्लम क्या होती है कि बैंक FDs भी अगर आप FD कर दोगे तो उतने दिन के लिए लॉक हो जाता है, अगर पेनल्टी लगती है। यहाँ ओवर टाइम 2 दिन 3 दिन में, 1 दिन में या 48 आवर्स में T+1 में पैसे आ जाते हैं। लेसर टैक्स देन FDs, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड वालों का, जो हायर टैक्स ब्रैकेट में है उनको बोलते हैं कि आपको सर इंडेक्सेशन का बेनिफिट हम 3 साल के बाद आपको दिला देंगे, तो आपका रियल टैक्सेशन जो है वो कम हो जाता है, यानी 30% के स्लैब में है तो शायद 10 से 15% में उसका काम हो जाता है। तो एक टैक्सेशन का बात है जहां पे उनको रिडक्शन दिलाते हैं। एनी टाइम मनी है एंड टू जनरेट रेगुलर इनकम। बट ये सब जो है ना रिस्क फ्री नहीं है, ये सब जो है कहीं ना कहीं रिस्क के साथ है, और वो कस्टमर्स को ऐसा बताया जाता है कि डेट फंड्स में सर रिस्क नहीं है। मैं आपको FD के साथ इसको थोड़ा सा एक कंपैरेटिव सीट आपके सामने रखता हूँ कि देखिए रिस्क कहाँ होता है। पहले तो फिक्स प्री मेच्योर विड्रॉल अगर करते हो, लिक्विड डेट फंड में भी कहीं ना कहीं एग्जिट लोड होता है। किसी किसी बॉन्ड में डाल दिए जाते हैं कि आपको 1 साल से पहले अगर आप विड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ भी चार्जेस लगेंगे, सभी में नहीं लेकिन मोस्टली फंड में होता है।
एफडीज में भी होते हैं, सो देयर इज नो डिफरेंस इन दैट। टैक्सेशन जो है 10,000 से ज्यादा का एफडी इंटरेस्ट होता है तो टैक्स लगता है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है एज पर इनकम स्लैब, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है 20% मिलता है, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो इंडेक्सेशन में फिर क्या होता है कि इन्फ्लेशन रिलेटेड से हमें थोड़ा सा स्लैब कम हो जाता है। कैपिटल प्रोटेक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया, बाकी सब बेनिफिट हम मान लेते हैं कि दोनों में मिलता है। कैपिटल प्रोटेक्शन सिर्फ 1 लाख का, अभी जो रिवाइज हो गया है वो 5 लाख का मिलेगा आपको एफडीज में, लेकिन यहाँ पे कोई एश्योरेंस ऑफ कैपिटल प्रोटेक्शन नहीं है। और म्यूचुअल फंड्स में चर्न लॉसेस इन एडवर्स मार्केट कंडीशन, एंड ये अभी जो सिचुएशन आई है, आज तक कभी भी कोई मानते ही नहीं थे कि डेट फंड। मैं आज भी कभी कभी मेरे यहाँ पे बहुत सारे कंपनी के सीआईओज वगैरह से मीटिंग होती है, सीएफओज वगैरह से, तो मैं उनसे पूछता हूँ, बोलता सर दिस most tedious jobs to maintain that debt fund than equity fund. Equity fund is very easy to maintain. तो यहाँ पे देखिए इतना मेंटेन करने के बाद ये एश्योरिटी दी जाती है बाजार में हमारे कंसल्टेंट्स को, सर दिस इज अ सेफ। बट फ्रेंड्स, टुडेज एपिसोड हैज हेल्पिंग अस, दिस इज नॉट सेफ। You can lose your money as well, like you are losing money in PMC बैंक, yes बैंक, ऐसे हालात इनके साथ भी हो सकती है। Risk and return is comparatively lower in debt funds. Risk and return is higher as they are linked to the market. So debt fund में, mutual funds में always हमेशा हाई होता है, फिक्स डिपॉजिट में बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। आप शेड्यूल बैंक में ½ % कम भी इंटरेस्ट होगा अगर आप डालोगे तो शायद आपकी सिक्योरिटी रहती है, ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म में इसकी सिक्योरिटी होती है। आप ½ % 1% के लिए ऐसे कोऑपरेटिव बैंक में पैसा मत डालो, अदरवाइज कल आरबीआई ने एक फिर से, आपने देखा होगा, बैंक को बंद कर दिया है उन्होंने, करीब उनमें 300 करोड़ रुपए एफडीज पर है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझना है कि इसके पीछे क्या रिस्क है, ये कस्टमर्स को मालूम है क्या, पहली बात। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड मार्केट में कितना बड़ा मार्केट है, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है इस मार्केट में। तो मैं आपको एक डेटा आपके सामने रखता हूँ। देखो, आप 2009-10 से लेके पिछले 10 साल का डेटा मैंने आपके सामने रखा है। आपको ये स्लाइड्स दिखा भी होगा मेरे प्रेजेंटेशन में, ओल्ड प्रेजेंटेशन में, लेकिन फिर भी मैं आज दिखा रहा हूँ कि आपको 17-18 तक हुआ था 21 लाख करोड़। मैं ये सभी इन लैक्स में है तो 21 लाख करोड़ आप मान लो कि 21 लाख करोड़ रुपीज 17-18 में था। मार्केट वाज ग्रोइंग। सो एक 2008-9 से इसलिए लिया क्योंकि 8 में नीचे ग्राफ था, फिर उसके बाद जब बैठना शुरू हुआ तो 3 साल जो था 2011-12 तक it was not very important, but after that FIS का अगेन इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, एंड फिर जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो एकाएक देखिए स्लैब बढ़ना शुरू हुआ। तो ये एक चीजें थी। उसके बाद क्या हुआ, एकाएक 18-19 में देखिए देयर इज अ ह्यूज स्टार्ट। आप 21 लाख करोड़ से 24 लाख करोड़ हो गया था 4 महीने के अंदर, 3 लाख करोड़ का फंड इन्वेस्टमेंट हुआ। फिर अगेन रिकवरी हुई उसकी अक्टूबर महीने, अक्टूबर 18 में। और ये जो प्रोग्राम है ना बॉस, ये 18 से शुरू हो गया था ये सारे चीज का। तो इस ग्राफ को थोड़ा समझिए, उतार चढ़ाव होते हुए भी 25 लाख करोड़ पे हुआ, यानी 21 लाख करोड़ जो 17-18 में था वो 18-19 में 25 लाख करोड़ पे पहुंच गया। 4 लाख करोड़ एडेड इन 1 ईयर। हमारा असेट जो है वो 2.5 लाख 3 लाख होता, जबकि इतनी बड़ी अथाह समुद्र वाली कंपनी है। यहाँ पे देखिए इसका कितना बड़ा मोबिलाइजेशन हुआ है। अभी ये क्या सारा पैसा इक्विटी में गया था? नहीं गया था, पहले इसको समझते हैं। फिर 19-20 में क्या हुआ वो देख लेते हैं आप। 19-20 में 25 लाख करोड़ से जब 2458 मार्च में था वहां से शुरू हुआ, इट हैज गॉन टू 28 लाख करोड़। कब? फरवरी में। कोरोना का पेंडेमिक जब आया बॉस, तो एक साथ 4 लाख करोड़ माइनस हुआ। आज भी ये 2000 जो मार्च का फिगर है ना उसके आसपास ही है, यानी ये पिछले साल जितना 19 में था उतना ही पहुंचा है, लेकिन देन आल्सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट इट हैज कम। अभी ये जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है फ्रेंड्स, इट इज नॉट ओनली इन इक्विटी मार्केट, इट इज इन इक्विटी, इट इन डेफ, इन इज ETF एंड कमोडिटीज भी इसमें मिक्स होता है। सो थोड़ा सा मैंने इसको बाइफर्केट किया कि 22 लाख करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2020 का ये AMFI का डेटा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 54% पैसा जो है वो इक्विटी में जाता है। ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है दैट कम्स टू 11.97 लाख करोड़, ये 31 मार्च का फिगर है, दैट इज गोइंग इन इक्विटी मार्केट। एंड 46% 10 लाख करोड़, तो ये कोई छोटा मोटा फंड नहीं है जिसको हम इग्नोर कर दें। मेरा ऐसा मानना है कि 12 लाख करोड़ जो इक्विटी में आया है ना वो डिजर्व करता है इक्विटी मार्केट का फायदा लेने में। लेकिन ये जो डेट फंड में ऐसा क्या मिलता है कि लोग यहाँ इतना पैसा डाले हुए? फिर मैंने एक और रिसर्च किया, मैंने कहा कि यार ये 10 लाख करोड़ रुपया जो डाला है, क्या ये सब इंडिविजुअल कस्टमर है?
तो मैंने एक दूसरा डेटा आपके सामने रखता हूँ। जब मैंने ये एमफाई से रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इसमें 52% मार्च 20 में देखिए 52 एंड 47 53-47 का रेशियो है जो इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन का है। यानी 52% जो है वो इंडिविजुअल लोग डालते हैं, यानी 10 लाख करोड़ है, 10.5 लाख करोड़, तो करीब 5.25 लाख करोड़ रुपया जो है इंडिविजुअल कस्टमर ने डेट फंड में डाले हैं। मैं इस चीज का ध्यान आपके सामने ला रहा हूं कि ये इतनी बड़ी चीज है जिसके बारे में हमें बात करना बहुत जरूरी था। फिर जब आगे निकले तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि भैया ये डेट फंड और इक्विटी फंड में सर डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया हमें बता दीजिए। तो मैं बेसिक आइडियाज में आपको बताता हूँ कि ये ब्रॉडली, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, एक स्लाइड आपके सामने रखा हूँ, बहुत सारा स्लाइड्स आपके काम के हो सकते हैं। एक जनरली देखिए इक्विटी फंड में क्या होता है, दे इन्वेस्ट। अभी म्यूचुअल फंड आया क्यों, पहले ये भी थोड़ा एक लाइन ऐड कर देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो लोग रियल में अगर स्टॉक मार्केट का फायदा लेना है ना बॉस, तो सीधा शेयर में पैसे डाल के आप ज्यादा कमा सकते हो रादर गोइंग ऑन इन म्यूचुअल फंड। लेकिन आप डायरेक्ट कैसे करोगे, ना तो आपके पास एक्सपर्टाइज है, ना ही आपके पास नॉलेज है, ना इतना आपके पास टाइम है कि आप रिसर्च कर सको। आप किसी के इंडिविजुअल मैसेज पे तो जा नहीं सकते। तो फिर क्या होता है कि आपके इक्विटी फंड एंड डेट फंड में के रिस्क के एनालिसिस के हिसाब से म्यूचुअल फंड एजेंट जो है आ गया, एंड म्यूचुअल फंड एक ऑर्गेनाइजेशन आ गई है एज ए इंस्टीट्यूशन कि वो आपके पैसे को लेके एंड डिफरेंट स्टॉक्स में पैसे, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स में पैसे डाल के वो कमा के आपको देंगी, तो आपका पैसा वो मैनेज करेगा। दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड केम इनटू। अभी उसमें भी होता है लो रिस्क, हाई रिस्क, तो उन्होंने अपने हिसाब से डिफरेंट फंड्स बना दिए। आज इतने फंड्स हैं, इक्विटी फंड में कितने फंड की कैटेगरीज हैं, डेट फंड में कितने फंड की कैटेगरीज हैं। ब्रॉडली क्या होता है कि इक्विटी फंड अगर है तो दे इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स एंड रिलेटेड सिक्योरिटीज, इक्विटी रिलेटेड जो इक्विटी जिसका से मार्केट में ट्रांजेक्शन्स होता है। डेट फंड का, डेट का मतलब क्या होता है, कर्ज, कर्ज लेना देना, बोरोइंग्स। तो मोस्टली ये क्या करते हैं, दे इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट को लोन पैसे चाहिए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देती है, तो वो गवर्नमेंट बोरो करती है। सिमिलरली कॉर्पोरेट कंपनी बोरो करती है, हमारे पास पैसा है, किसी कंपनी को लोन चाहिए तो हमने पैसे दिए एंड उसके बदले में उनके डिवेंचर्स, उनके सिक्योरिटीज जो भी है, क्रेडिट एजेंसी, बहुत सारा सिस्टम है, उसके हिसाब से हम उनको लेते हैं। और अदर डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स have the equity market have the potential to deliver relatively higher returns over long period of time. Again it depends करता है कि आप किस तरह के कैपिटल्स में हैं। लार्ज कैप, जिसको लार्ज कैप बोलते हैं, मैं एक सिंपल एग्जांपल में आप कंपेयर कर देता हूँ कि एक समुद्र में है और 3 लोग हैं, आप समुद्र कभी गोवा गए होंगे, एक बड़ा जहाज होता है, एक छोटा सा स्टीमर होता है और एक मोटर बाइक होती है। तो मोटर बाइक जो होती है वो कितना मैनेवरिंग कर सकता है, इजिली इधर से उधर घूम सकता है, तो वो स्मॉल कैप होता है। यानी कभी तूफान आएगा सबसे ज्यादा उनको ही खतरा होगा, लेकिन जब रिकवर होगा तो फटाफट वो ज्यादा वॉलिटिलिटी से आप निकल सकती है। बीच वाला जो है उनको थोड़ा सा मोटर बाइक से ज्यादा समय लगता है घुमाने में या टर्न करने में, टर्न एंड टाइड्स को स्टॉप करने में। लेकिन जो बड़ा जहाज है उसको छोटे मोटे भूचाल से कुछ असर नहीं होता है, लेकिन अगर उनको वोटिलिटी ज्यादा इधर उधर रिटर्न करना है तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े जहाज को घुमाना, टर्न करना, ये लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप है। मैं एक सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। इसी तरह की कंपनी होती है जिसके मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि उसके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन फंड है उसके हिसाब से कैपिटलाइजेशन होती है। यहाँ पे डेट फंड जो है मे डिलीवर रिटर्न्स इन लाइन विद द इन्फ्लेशन और मार्जिनली हायर देन इन्फ्लेशन। रिस्क के साथ आपको इन्फ्लेशन से थोड़ा रिटर्न ज्यादा मिलेगा, आपको 7-8% ही, ये लोग बोलते हैं 6 से 8%। एफडी कम हो गया तो बोलते हैं इंडेक्सेशन से आपको फायदा मिल जाएगा, लेकिन अगेन कैपिटल इज एट रिस्क, सो इट इज नॉट कि जिसको सिक्योर फंड में पैसा डालना है वो डेट फंड में पैसा डाले, मैं ऐसा बोलता हूँ। could be relatively volatile in the short term, equity fund का would be less volatile than equity funds in the short run most of the time। ये दोनों एक डिस्क्लेमर उन्होंने देता है। एंड इक्विटी फंड में टैक्स ट्रीटमेंट थोड़ा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू डेट फंड, ये डिफरेंस होता है। तो मैं ज्यादा इक्विटी पे बात नहीं करूंगा, कुछ टाइप ऑफ हाउ म्यूचुअल फंड्स के बिहेवियर होते हैं ये मैं आपके सामने रखता हूँ। डेट फंड्स, मनी मार्केट फंड्स एंड इक्विटी फंड। मनी मार्केट्स बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं, 90 दिन के हिसाब से, जो शॉर्ट टर्म आज डाले 1 दिन से लेके 90 दिन तक। डेट फंड में देखिए क्या क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म फंड होते हैं, शॉर्ट टर्म फंड होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट होता है, टर्म डेप्ट होता है, गिल्ट होता है, मंथली इनकम प्लान्स होते हैं जिसको हम लोग SWP में लोग बेचते हैं,
लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड्स, इंडेक्स मतलब निफ्टी के साथ लिंक, जैसे जैसे उसका निफ्टी की रेटिंग्स बढ़ेगी, जो उसका सेंसेक्स होता है उस तरह बढ़ेंगे, उस हिसाब से आपके फंड ग्रो होंगे। ELSS आपने सुना, सेक्टोरल थीमेटिक फंड, बहुत सारे फंड इक्विटीज में होते हैं। मैं थोड़ा डेट पे आज फोकस कर रहा हूँ, तो डेट में बहुत टाइम मिलेगा तो अगेन विल टॉक अबाउट ऑन इक्विटी ऑल्सो। लेकिन डेट फंड में आपको ये सारे फंड है, तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, पीरियड के हिसाब से थोड़ा सा हम आपको गोल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जो 6 फंड बंद किया है वो 6 फंड क्या है तब समझ में आएगा जब आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो। देखिए, लिक्विड फंड में होल्डिंग पीरियड लेस देन 6 मंथ्स, लिक्विड फंड्स एंड ओवरनाइट फंड्स, यानी आज पैसा चाहिए कल सुबह मिल जाएगा, इस तरह के फंड्स होते हैं। और लिक्विड फंड मतलब बहुत ही सिक्योर ऐसा माना जाता है, तो इसका इन्वेस्टमेंट भी जो कंपनी करती है वो ऑलमोस्ट सिक्योर फंड में ही करती है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, फ्रेंड्स आप लोग चैट शायद कुछ लिख रहे हो, लेकिन मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू सी, बिकॉज वो मैं बाद में देखूंगा। फिलहाल कुछ क्वेश्चंस होगा बीच में, अगर आपको लगता है तो यू कैन राइट इट डाउन, आई एम नॉट एबल टू सी, आई विल सी लेटर। फ्रेंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट से डेट फॉर्म, यानी आप मैं अल्ट्रा शॉर्ट को 6 महीने की जगह 91 डेज में भी लोग इसमें मान लेते हैं, लेकिन 6 महीने से 1 साल का जो डेफिनेशन है उसमें मनी मार्केट फंड्स हो गए, लो ड्यूरेशन फंड्स हो गए, अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स हो गए, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स हो गए होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड एबव, उसमें बैंकिंग PSUs के फंड हो जाते हैं, फ्लोटर फंड्स होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, एंड 3 साल से जो ज्यादा होते हैं उसको लॉन्ग टर्म डेट फंड बोलते हैं। उसमें लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, मीडियम ड्यूरेशन, डायनामिक, कॉर्पोरेट एंड क्रेडिट रिस्क। इसको ऐसे समझिएगा नहीं, तो मैं थोड़ी थोड़ी एक एक पॉइंट्स को, जो ब्रॉड कैटेगरीज है, सभी नहीं लेकिन ब्रॉड कैटेगरीज जो है उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मोस्ट पॉपुलर डेट स्कीम्स कैटेगरीज क्या होती है? पहला होता है ओवरनाइट फंड्स। मैंने टाइमिंग के हिसाब से रखा है, समय के हिसाब से। देखिए, ओवरनाइट फंड का मतलब ये होता है कि ये सेफेस्ट कैटेगरी है हर एक फंड का। इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज विद रेसिडुअल मैच्योरिटी ऑफ 1 डे, यानी एक दिन में भी आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। ये मोस्टली जो है ना कोलेटराइज बोरोइंग्स एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस में होता है, जो बहुत ही सिक्योर्ड होते हैं कि मुझे मालूम है अगले दिन पैसा आने वाला है। सुटेबल फॉर 1 डे टू 1 मंथ, लेस रिस्की एंड लेस रिटर्न। लोग क्या करते हैं, आपको STP मेथड म्यूचुअल फंड एजेंट्स लोग यूज करते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्रोग्राम, जो उसमें क्या है कि जैसे इक्विटी में पैसा डाला है तो एक साथ नहीं डालते हैं, उनको बोलते हैं कि सर धीरे धीरे डालेंगे, लेकिन पैसा आप एक साथ दे दो। उसको यहाँ पे लोग पार्क कर देते हैं ओवरनाइट में, और धीरे धीरे इसमें से शिफ्ट करते हैं ताकि आपका पैसा बेकार नहीं पड़े रहे, ये भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट करे। और कुछ लोग, इस जब फियास्को हुआ है, कुछ लोग STP में पैसे पार्क करके रखे थे और उनका 22 तारीख को बंद हो गया। अभी सोचिए, उन लोगों के सारे पैसे पड़ गए जो इक्विटी में इन्वेस्ट होना था, क्योंकि अभी प्राइस गिरा हुआ है तो उसमें इन्वेस्टमेंट होना था। ये भी एक रिसर्च का मुझे जब रिसर्च में पता चला तो मैं इसे आपके सामने रख रहा हूँ। ये लेस रिस्की है और लेस रिटर्न भी मिलता है। इसका रिटर्न आपको सेविंग अकाउंट से थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, 3.5-4% से आपको ज्यादा मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा रिटर्न इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है। प्लस 3 साल आप रख नहीं रहे हो तो आपको टैक्सेशन का कोई फायदा नहीं होता है। तो ये मोस्टली सिर्फ एक प्लेसमेंट के लिए, कि आपको जैसे बोर्डिंग करनी है ना एयरक्राफ्ट में, तो आपको वो वेटिंग हॉल में, लॉन्ज में बिठा के रखते हैं। ये दिस इज हाउ द फंड इज बीइंग यूज्ड। और कभी कभार एक बड़ा पैसा आ गया, तब तक इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको लेना है, इसलिए यहाँ पे लोग पैसे डालते हैं। ऑलवेज रिकमेंडेड, अगर आपको कुछ दिनों के लिए रखना है, सेविंग के बजाय आपको लगता है कि 1% ज्यादा मिलेगा और इस तरह का कैपिटल रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो बैंक के बजाय यहाँ रखते हो, आप रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक भी 4% देती है, 3.5% देती है, यहाँ आपको 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन वो रिस्क दिमाग में आने चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। दूसरा इसके बाद आता है लिक्विड फंड, एंड ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम बना था बीच में कि FD में इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे थे, लोगों को लगा यार म्यूचुअल फंड में रखो ना, आपको टैक्स का टेंशन नहीं होगा। फ्रेंड्स, टैक्सेशन का बहुत क्लैरिटी हो गई है नाउ, नो वन कैन सेव। अर्लियर म्यूचुअल फंड में पैसे डाल के कोई टैक्स भरते नहीं थे गवर्नमेंट को, अभी सब लिंक होता है। फ्रेंड्स, लिक्विड फंड क्या है? इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म एसेट्स, जैसे मोस्टली सोवरेन बॉन्ड, सोवरेन होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स निकालते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, गवर्नमेंट एक पेपर्स निकाल दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकाल दिया, रेपोज निकाल दिया गवर्नमेंट के, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीरीज जिसको बोलते हैं, या कॉल मनी होते हैं, जैसे LIC भी कॉल मनी में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करती है। ये एकदम लिक्विड फंड है। इन्वेस्ट ओनली लिस्टेड कॉमर्शियल पेपर एंड मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ 20% इन वन सेक्टर। ये कि ऐसा नहीं है कि आपके पास पेपर है तो चलो एक ही सेक्टर में सारा पैसा डाल देंगे, जो फ्रैंकलिन ने अभी किया है, मैं आपको रिसर्च में बताऊंगा। यहाँ पे मैक्सिमम 20% आप उसको एक्सपोजर एक सेक्टर में कर सकते हो, ताकि आपको रिस्क कम हो। ये थोड़ा सा ओवरनाइट फंड से ज्यादा रिस्की है। इन्वेस्ट
ओनली मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 91 days, रिलेटिवली लेस रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, बट यू कैन कीप। आज भी बहुत सारे लिक्विड फंड हैं जिसमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है, 6-7% आपको मिलेगा अगर 1 साल से ज्यादा रखे हो तो। एंड इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगेन अभी जो एपिसोड हुआ है इससे जरूर एक आई ओपनिंग हुआ है कि भैया हमको बैंक में भी 6% मिल रहा है, यहाँ पे भी 7% मिल रहा है, तो क्यों टेंशन लें हम, 1% के लिए अपना फंड क्यों ब्लॉक कराएं। इसके लिए मैं आज आपको ये वापस रिमाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तीसरा होता है शॉर्ट टर्म फंड्स, है ना, एक छोटा वन डे हो गया, 91 days हो गया, शॉर्ट टर्म फंड ले लिया 1 से 3 साल के हिसाब से, नॉट इन ए सेफ कैटेगरी एज लिक्विड एंड ओवरनाइट फंड, दे lends to companies of 1 to 3 years। ये कंपनीज को कर रही है, रिमेंबर, गवर्नमेंट्स को नहीं, सिक्योरिटीज में नहीं, कंपनी को सीधा बोरोइंग कर रहे हैं। ऑफर हायर रिटर्न, क्योंकि ऑफ कोर्स है अगर रिस्क बढ़ता है तो रिटर्न थोड़ा सा बढ़ता ही है। कंपनी में हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसके कोई रूल्स नहीं बने हैं, सेक्टोरल रूल्स, कंपनी जो उनका सीआईओ है वो अपना डिसाइड कर सकता है, फंड मैनेजर अपने हिसाब से बोरिंग सेट कर सकता है। सेबी के कुछ रूल्स हैं, मैं आज आपको बताऊंगा। सेबी रूल मोस्टली जो सेबी के रूल्स हमने जब रिसर्च किए तो हमें जब पता चला कि सेबी के रूल्स में क्या आता है कि वो सेबी ये बोलती है कि आप जो इन्वेस्टमेंट रिस्क ऊपर में लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट रिस्क इज borne बाय द कस्टमर हु इन्वेस्ट, बट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, हार्डली इनवाइट्स अ सेकंड ग्लांस, कोई पढ़ता नहीं है। So investment calls may go horribly wrong if investors' money going up in a smoke and almost every stakeholder groping in the dark। तो ये क्या होता है कि ये इसमें लीगली आप फंड मैनेजर को फंसा नहीं सकते, क्योंकि उसमें आपने ऑलरेडी रिस्क बोरो किया है, और वो कंपनीज में, डिफरेंट कंपनीज में होता है, रेटिंग एजेंसीज रेट करती है फिर इन्वेस्ट करता है, बट रेटिंग एजेंसी का क्या फ्लॉज है इंडिया में ना, मैं आपको बता दूं। आज बोलना नहीं चाहिए मे बी, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया की रेटिंग एजेंसीज है उनको अभी दिसंबर में सेबी ने फाइन किया था 25 लाख का, आईसीआरए एंड क्रिसिल दोनों को। तो ये क्योंकि उनको प्रॉपर रेटिंग नहीं किया था उस कंपनी का, और वो हो गया। और रेटिंग की बात करते, आईएलएफएस एक इतना बड़ा एपिसोड है कि 2018 में करीब एक रिसर्च आया था कि 16 कंपनी के रेटिंग खराब हुए, और वो सभी ट्रिपल ए रेटेड कंपनी थी, जो 6 महीने के अंदर सारा खराब हो गया। ट्रिपल ए रेटेड कंपनी हैज गॉन डाउन टू A- एंड C and D, जंक में वो चले गए। तो ये चीजें कहीं ना कहीं लोग उसको बोलते हैं कि नहीं नहीं बड़ी बड़ी कंपनी में डालते हैं, बट रिस्क होता है। मेरा ये कहना है कि रिस्क होता है, रिटर्न मिलता है तो रिस्क होता है। फिर होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। 80% investment in high rated companies for investors who don't mind more risk of for extra returns, relatively more riskier। ये थोड़ा सा रिस्कियर होता है क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ही होती हैं जहाँ पे जैसे ये आपको DHFL, SL, यस बैंक, ऐसे बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट, रिलायंस का IDAJ वाला एपिसोड आया था, वोडाफोन, ये सब कॉर्पोरेट बॉन्ड में ही कैटेगरी में आते हैं। बैंकिंग एंड PSU डेट फंड्स एक होता है जिसमें आपके जो भी पैसे हैं वो बैंक वाले कैटेगरीज में ही इन्वेस्ट होते हैं, जो बैंक्स एंड PSUs हैं। ये क्वासी सॉवरेन हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये लेस डिफॉल्ट रिस्क यहाँ पे होता है क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, लेकिन अभी कहना बहुत मुश्किल है बैंकिंग सेक्टर्स में। मार्केट टू मार्केट लॉसेस, जो मार्केट से रिलेटेड लॉस है, ये अनदर रिस्क है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गई तो इसका तो फिक्स होता है, क्योंकि वो नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स फॉर 3 years ऑफ हॉराइजन अगर रखते हो तो ओवरऑल ऐसा बोलते हैं कि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, तो लेकिन इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो ये स्टॉक्स माइनस में चली जाती है। एक और होता है डायनामिक बॉन्ड फंड्स। डायनामिक बॉन्ड फंड्स जो है, दिस फंड मैनेजर यूज इंटरेस्ट रेट्स मोमेंट फॉर रिटर्न, यानी जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इसमें पैसा डालेंगे, जब बढ़ गया तो उधर स्विच कर देंगे। हायर रिस्क, लेकिन अगर फंड मैनेजर का कॉल अगर बेकार चला गया तो इट्स अगेन रिस्क विद द फंड मैनेजर सब्जेक्टिविटी। रिस्क इज वेरी हाई स्पेशली व्हेन करंट वॉलेटिलिटी। अभी देखिए समझना बहुत मुश्किल है कि किस सेक्टर्स में किस तरह क्या टाइमिंग पे हमको इसको पैसे को रखना है, तो ये एक बिट रिस्की है। बट जनरली हाउ रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसको मैनेज करती है यहाँ पे, एंड जो लोग इसमें मास्टर हैं वो फंड मैनेजर्स ने इसका फायदा बहुत उठाते हैं। एक गिल्ड फंड होता है। गिल्ड फंड में क्या होता है कि ये मोस्टली इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप गिल्ट फंड ले लो तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, अगर कंपनी बॉन्ड में आपको दिक्कत होता है तो गिल्ट में डाल दो, नो रिस्क ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। बट फ्रेंड्स, बेटिंग फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड, अगेन आपका इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड रेट्स अगर रिड्यूस होता है, इंक्रीज होता है, तो इसमें आपको पैसे कम मिलेंगे। Not for long-term investors, chances for market to market losses, it is always there। और कितना फायदा हो रहा है आपको,
आज 6% से 12% का रिटर्न कोई डेट फंड में नहीं करता। और एक फाइनली जो है फ्रेंड, जिसपे बहुत चर्चाएं हो रही है आजकल, credit risk funds, most riskiest amongst all fund, 65% of money invest to companies whose rating are less, यानी वो AA या A+ के रेटिंग में होता है, वहां पे हम डालते हैं। ऑफर हायर इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स आपकी जब भी देखिए कंपनी का रेटिंग कम होता है, यानी उसको बाहर से लोन नहीं मिल रहा है, तो वो म्यूचुअल फंड मार्केट से AMC से लोन लेता है, तो उसको थोड़ा ज्यादा रेट इंटरेस्ट ऑफर करता है। और वहां पे फंड मैनेजर्स बोलते हैं कि हम यहाँ से आपको ज्यादा कमा रहे हैं, तो आपको हम ज्यादा दे रहे हैं। वो जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के सीनियर मैनेजमेंट ने बताया है कि वी वर गिविंग वेरी हाई रिटर्न, लेकिन अभी हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम पहले तो दे रहे थे, इसलिए हमने रिस्की इन्वेस्टमेंट में डाला था पैसे। नॉट एट ऑल सुटेबल इन चैलेंजिंग टाइम्स, फंड ऑफ बुल मार्केट ओनली, यानी मार्केट जब बढ़ रहा होता है तभी इस चीज को लिया जाता है। आज देखिए क्या होता है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की बात जब आती है तो लोग बोलते हैं क्रेडिट रिस्क में डाला था सर वहां पे पैसे, तो उनके AA, लेकिन सारे के सारे फंड जो उन्होंने बंद किए हैं वो क्रेडिट रिस्क के नहीं हैं। मैं इसीलिए उसका आज भंडा फोड़ रहा हूँ कि जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड एजेंट भी बताते हैं कि नहीं सर क्रेडिट रिस्क में था ना, तो वो लिक्विडिटी में थोड़ा टाइम हो गया, अभी इतना प्रेशर है, कोविड आ गया, तो वो अभी निकाल के देंगे। लेकिन उसके जब रिसर्च में पता चला कि एक फंड ही क्रेडिट रिस्क था, बाकी तो नहीं था। फ्रेंड्स, ये जो इसका रिस्क एक्सपोजर कैसे होता है वो देखिए, मैं एक स्लाइड आपके सामने रख रहा हूँ कि जो रेड वाला है ना वो A+ एंड बिलो रेटेड पेपर्स है, और जो येलो वाला है कलर वो जो है AAA। तो नीचे देखिए क्रेडिट रिस्क में सबसे ज्यादा रेड वाला होता है, उसके बाद अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस में भी थोड़ा रेड होती है, सभी में रेड होता है। लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड, मीडियम टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, बैंकिंग PSUs, डायनामिक बॉन्ड में थोड़ा बहुत ही निग्लिजिबल है या कम है। ये एक्सपोजर आज का वैल्यू रिसर्च बताता है कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स यहाँ पे हैं आज डेट फंड में, इतना एक्सपोजर है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि A रेटेड प्लस से नीचे कम, क्योंकि कंपनी फंड मैनेजर क्या होता है, इंटरेस्ट ज्यादा दिखाने के लिए वो डालते ही डालते हैं, क्योंकि उसकी ये मजबूरी है। आप इसी को अगर एक स्लाइड पे रिस्क एंड रिटर्न के हिसाब से अगर मैं इसको आपके सामने रखूं, तो लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट फॉर्म जो मनी मार्केट फंड्स हैं, ये बहुत ही लेस रिस्की है। फिर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गिल्ट फंड जो है, ये डेट फंड्स की कैटेगरीज को ब्रॉडली देखा जाए इट इज मोर रिस्की। हाइब्रिड फंड्स में मैंने आपको मंथली इनकम प्लान्स एंड बैलेंस फंड आपको डाल दिया है, जिसमें मिक्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड कंपनीज बॉन्ड्स होते हैं। और इक्विटी में आपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड एंड सेक्टरल। तो रिस्क जैसे ही बढ़ता है वैसे रिस्क इसका इंक्रीज होता रहता है। मैं डेट के अंदर सिर्फ बात करता हूं, तो ये टाइमिंग के हिसाब से मैंने रिस्क एंड रिटर्न के हिसाब से आपके सामने रखा है कि लिक्विड, उसके बाद अल्ट्रा शॉर्ट, फिर फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स, फिर शॉर्ट टर्म, फिर डायनामिक फंड्स एंड लॉन्ग टर्म। इस तरह के रिस्क बढ़ते हैं जैसे जैसे आप फंड को चूज करते हो, रिस्क आपका बढ़ता है, क्योंकि फंड मैनेजर के पास हॉराइजन होता है तो दे कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो डेट फंड को सेलेक्ट कैसे करें हम, तो मैं आपको 4 पॉइंट देता हूं। अगर कोई कस्टमर को इन्वेस्ट करना है, इसी से अपना रिजल्ट दिखता है कि LIC में आना चाहिए पैसा। पहली बात तो डज द मैच्योरिटी ऑफ द डेट फंड मैच द मैच्योरिटी ऑफ माई लायबिलिटी, यानी आपको डेट फंड के फैक्ट्स को समझना है कि उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या मेरे मैच्योरिटी पीरियड से मैच होता है। जो अभी सिचुएशन क्रिएट हो गई, अगर जिसकी मैच्योरिटी 2 साल के बाद आ रही है और उसी टाइम आपको भी पैसा चाहिए, तो आपको फ्रैंकलिन देगा, भले थोड़ा कम रिटर्न होगा लेकिन दे सकता है। दूसरा पॉइंट होता है डज द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द डेट फंड सिंक विद माय ओन रिस्क एपिटाइट, यानी कैपिटल आज ब्लॉक हो गई तो क्या मेरे पास दूसरे फंड हैं जिससे मैं निकाल सकूं। आपके पास है, या पूरा जिंदगी का पूरा बुढ़ापे का पैसा डाल दिया यहाँ पे कि फंस गया तो गए। सो दिस इज अनदर रिस्क एपिटाइट, वो चेक करना बहुत जरूरी है। प्लस तीसरा इज हाउ हैज द फंड परफॉर्म्ड एंड व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस रेशियो। ये जो TR जो है, टोटल एक्सपेंस रेशियो TER, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बैंक FDs में ऐसा सोचते हो कोई एक्सपेंसेस नहीं होता है, लेकिन ये तो यहाँ तो कुछ ना कुछ ट्रेलिंग वगैरह वगैरह एक्सपेंसेस तो कंपनी के होती हैं फंड मैनेज करने के लिए। वो एक्सपेंस रेशियो कटने के बाद क्या मुझे रियली फंड में टोटल बेनिफिट मिलता है। 1-1.5% का अगर एक्सपेंस रेशियो में जाता है तो मुझे टोटल हाथ में कितना पैसा आने वाला है। प्लस व्हाट इज द वल्नरेबिलिटी ऑफ द फंड टू की मैक्रो चेंजेस एक्सपेक्टेड, जो अभी हो गया, ऐसी सिचुएशन हुआ तो मेरे पास कहां से फंड आएंगे। ये एक 4 पैरामीटर्स में अगर आप मैच करते हो तो डेट फंड रिकमेंडेड है, अदरवाइज रिकमेंडेड नहीं है। और अभी जो सिचुएशन है ये तभी रिकमेंडेड है, लोगों ने अपना पेंशन प्लानिंग LIC सब कर लिया, उसके बाद आपके पास सरप्लस पैसा है तो आप जाइए इसमें इन्वेस्ट। फ्रेंड, ये एक ब्रॉडली मैंने समझाने की कोशिश किया है, कुछ डाउट्स होगा तो आप लिखना, आई विल ट्राई टू एंड ऑफ द डे आई विल कंप्लीट इट।
दूसरा, मैं अभी ये डेट फंड के हिसाब से अब थोड़ा डिकोड करता हूँ कि एफटी का क्राइसिस क्या है। सबसे पहले इसका क्राइसिस समझते हैं। मैंने इसको भी एक एजेंडा दिया है कि पहला इसका रियल न्यूज क्या है वो हम देखते हैं पहले। दूसरा है कि व्हाई डिड इट हैपन, ये हुआ क्यों, इसके दो एनालिसिस हैं। पहला तो जो कंपनी ने बताया, स्टेटमेंट ऑफ एफटी प्रेसिडेंट मिस्टर संजय सापरे का जो स्टेटमेंट है, वीडियो है, ऑडियो है, जो भी है, उसने क्या बोला वो मैं आपको पहले बताऊंगा, और फिर जो स्टडी मेरी एनालिसिस ट्रुथ है विद द फैक्ट चेक वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जरूरी नहीं है कि ये गलत है सही है, बट मैं एनालिसिस करता हूँ, अगर डेटा के हिसाब से मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगा कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेना चाहिए इसको, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस। फोर्थ है इसका दूसरे स्कीम पे क्या असर होने वाला है, एंड पांचवा लर्निंग लेसन्स क्या है। सो वेरी क्विकली आई विल ट्राई टू गिव यू द न्यूज। ये न्यूज था, रियल न्यूज क्या था। बाजार में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 6 क्रेडिट रिस्क स्ट्रेटजी डेट फंड्स बंद कर दिया। ये क्रेडिट रिस्क स्ट्रेटजी फंड खाली क्रेडिट वाले थे, क्रेडिट रिस्क क्योंकि उन्होंने पैसे रिस्क में डाले थे। वो फंड क्या थे, न्यूज आपने देखा होगा। ये फंड थे 26,000 करोड़ को लिक्विडेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी टफ बॉन्ड मार्केट में, तो इन्होंने बंद कर दिया। ये 6 फंड है, इसमें देखिए आप सारे फंड आ जाते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट भी है, शॉर्ट टर्म भी है, क्रेडिट रिस्क भी है, डायनेमिक बॉन्ड भी है, लो ड्यूरेशन भी है, और इनकम अपॉर्चुनिटीज भी है। बेस्ड ऑन देयर एयूएम देखिए 9,000 करोड़ से लेके 2,000 करोड़ तक के सबके पैसे टोटल 25,856 जो 22 तारीख का वैल्यूएशन था, ये इन्होंने बंद किया। साथ में एक और न्यूज आई थी कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन अभी बंद करने से प्रॉब्लम क्या हुई। तो सबसे पहले बंद हुआ, जो आपको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, कि आप इस दीज प्लान से पैसे निकाल नहीं सकते, सो इट इज टोटली ब्लॉक्ड। दूसरा उन्होंने कहा था कि आप इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते हो। इन्वेस्ट वैसे ही नहीं हो रहा था, 2 महीने में इनको लिक्विडिटी इसलिए प्रॉब्लम हुई क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स रुक गए थे, लोग अपना लिक्विडिटी अपने पास रखना चाह रहे थे। तो परचेज एंड ट्रांसफर ऑफ इक्विटी स्कीम्स, विड्रॉल मनी, वो अब पॉसिबल नहीं है जो हम लोग एवरी मंथ करते थे। तो क्या होगा इसका रीजन, तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स विल बी पेड एज एंड व्हेन द फंड हाउस मैनेजेस टू सेल द डेट पेपर्स। यानी जो उन्होंने पेपर, आप किसी को लोन दिए हो, कंपनी को स्पॉन्सर किए, तो उसके कुछ पेपर्स लिए हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट जब बिकेगा, यानी उसका भी मैच्योरिटी पीरियड है, वो जैसे जैसे बिकेगा वैसे वैसे हम आपको पैसा वापस करेंगे। तो बहुत सारे लोग सुने होंगे, आपको बोलते होंगे कि सर ये 10 दिन से 30 दिन में हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारे लोग बोले। लेकिन यहाँ कंपनी से कोई स्टेटमेंट नहीं है कि मैं 1 महीने में दूंगा या 2 महीने में दूंगा। तो कौन बोलता है कि 1 महीने में, एक महीना वेट कीजिए सर, मार्केट थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, दे विल रिटर्न। हाउएवर देयर इज नो टाइमलाइन टू लिक्विडेट द एसेट्स ऑफ द स्कीम, ये न्यूज बोलता है। फ्रैंकलिन छोटी कंपनी नहीं है, वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी है। अब इतना बड़ा डिसीजन इन्होंने लिया है, इसका कंपनी पे कितना बड़ा असर हुआ है, एंड उसके बाद ये डिसीजंस लेने के लिए कंपनी क्यों बाधित हुआ है, वो थोड़ा सा फैक्ट्स भी समझना बहुत जरूरी है। Why did it happen? Why closure is the only option? ये बोरो करके या कहीं डिस्ट्रेस सेल करके क्यों नहीं दे सकते? तो उसके पीछे थोड़ा सा देखिए कंपनी क्या बोलती है। ये सापरे साहब हमको बोलते हैं कि वाइंडिंग ऑफ फंड डज नॉट मीन मैं राइट ऑफ कर दिया, इन्वेस्टर को पैसा मिलेगा। मैंने फंड ऑफ फंड्स स्कीम्स को वाइंड अप नहीं किया, लेकिन इफेक्ट बहुत हो गया है। जो उसके शेयर्स, जो बहुत सारे लोग फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट किए थे, तो अभी यही फंड नहीं चलेगा तो फंड ऑफ फंड कैसे आपके काम होने वाले हैं। रिमेन कमिटेड, कमिटमेंट तो भैया देखो कोई भी होता है, कोई बैंक भी, पीसीएम, पीएमसी बैंक और यस बैंक का भी, राणा कपूर का हुआ, सब लोग कमिटेड तो थे ही, कमिटेड ही हैं वो देने के लिए। कौन बोलता है हम कमिटेड नहीं है। सो सिग्निफिकेंटली प्रोड्यूस लिक्विडिटी इन बॉन्ड मार्केट, ये बोलते हैं मार्च अप्रैल में ये जो प्रॉब्लम हो गई ना, इसके कारण हम पैसा आपको वापस नहीं कर पा रहे क्योंकि लिक्विडिटी प्रेशर बढ़ गया। हमने इंक्रीज बोरोइंग लिमिट सेबी से डिमांड किया, हमने कुड नॉट फंड रिडम्पशंस नहीं कर पाए, रिड्यूस बोरोइंग्स इज ए मीनिंगफुल टाइम फ्रेम। ये लिक्विडिटी जो हमारी सेम फिलॉसफी रही है अभी तक, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश किया है कि जो कोविड पे जो एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी क्राइसिस हो रही है, वहां पे हमें, जबकि लिक्विडिटी इतना है बैंक में, आपने एक न्यूज सुना होगा कि 7 लाख करोड़ 3.75% पे आरबीआई में लोग इन्वेस्ट किए हैं। तो लिक्विडिटी की कमी नहीं है, लेकिन इनको बॉन्ड बैंक पैसा कहां से देगी, इनके पास पेपर की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। फिर क्या हुआ, हैड कंसीडर डिस्ट्रेस सेल ऑफ असेट्स, वो भी कंसीडर किया इन्होंने, लेकिन वो लिमिटेड था। वो लिमिटेड क्यों था, क्योंकि जिस कंपनी में पैसा उन्होंने डाले थे वो कंपनी पैसे कहाँ लिक्विडेट करी, क्योंकि वो कंपनी की हालत इतनी खराब है कि जिसकी बैलेंस शीट बिगड़ी हुई है, ऑलमोस्ट इन ए स्टेज ऑफ बैंकरप्ट, सो कुड नॉट लिक्विडेट लार्ज पोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो इवन इन अ डिस्ट्रेस प्राइस। ये सब होने के बाद फॉलोड कोर फिलोसफी ऑफ जनरेटिंग यील्ड वाया इन्वेस्ट पेपर्स इन AAA to A, यानी इन्होंने A+ में बहुत पैसे डाले, इसलिए रिजल्ट
हुआ। ये इनका एक बहुत ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट सही था, इनके हिसाब से सही भी है, क्योंकि कस्टमर को जब रिटर्न ये ज़्यादा दिए थे 2017 तक, 18 से खराब हुआ है, तो भैया लॉस हुआ तो हुआ। इसमें म्यूचुअल फंड क्या एजेंट को पकड़ो आप, हम तो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज़ हमने जब रिटर्न दिया था तो आप ले रहे थे, तो आपको रिस्क तो फेस करना पड़ेगा। फैक्ट चेक बताते हैं इनके स्टेटमेंट्स का, मेरे एनालिसिस के हिसाब से। पहला पहला फैक्ट्स देखिए, ये बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेशर है। ऑफ कोर्स था लिक्विडिटी प्रेशर। 31 अगस्त 2018 को देखिए, इसके 6 फंड का टोटल जो वैल्यू था वो 47 लाख करोड़, 47,000 करोड़ था। जो 1 साल के बाद 8 महीने के बाद 31 मार्च की इसकी वैल्यूएशन 30,000 करोड़ हो गया। अभी 31 मार्च का वैल्यूएशन शायद मार्केट गिरने से भी हुआ होगा, लेकिन इतना नहीं होगा मार्केट गिरने से। तो इसमें रिडेम्पशन प्रेशर था। वो क्यों था वो भी मैं आपको बताऊंगा। 20 अप्रैल को वो 26,000 करोड़ हो गया, एंड उसके बाद 22 का उन्होंने बंद कर दिया, जो 25,000 कुछ इतना हुआ था। सिर्फ मार्च महीने का फिगर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, 1.94 लाख करोड़ रुपीस का रिडम्पशन डेट फंड से हुए हैं। ये एएमएफआई का फिगर है। फिर एक दूसरा डेटा मैंने देखा कि इसका भैया 1 साल का पहले चिट्ठा निकालो एंड रिटर्न दिखाते हैं 1 साल में ये दे क्या रहे थे। फ्रेंड्स देखिए, फरवरी एंड ग्रीन वाला है और मार्च एंड जो है वो आपको रेड वाला है। तो फरवरी 2020 से मार्च में 28% लो ड्यूरेशन में रिडक्शंस हुए हैं। कुछ फंड की वैल्यू भी कम हुई होगी, क्योंकि एवीएम में उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन रिडेम्पशन प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा। ये क्यों हुआ ये समझिए। 1 साल में इनके रिटर्न कितने थे? माइनस में रिटर्न दे रहे थे भैया, 4.82, 0.55, -3.78, -3.28। एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड में 4.64 दे रहे थे, बाकी 0.51। आप इस जिसके लिए लोगों ने पैसे आपके डाले हैं, तो रिडेम्पशन प्रेशर उनका मार्च फरवरी में कोविड पे थोपड़ा नहीं है। कोविड नहीं भी होता तो इनकी हालत यही खराब होने वाली थी। रिसर्च ये बोलता है। ये 1 साल से इन्होंने इसमें फंड आने बंद हो गए थे, और इन्होंने जो लो पेपर्स लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे थे वो रिडम्पशन, क्योंकि ये क्या होता है ना, मशीन जब चलती रहती है तो पैसा आया और लिक्विडिटी वहां से फुलफिल हो जाता है। लेकिन एक तरह से आना बंद हो गया, क्योंकि रिटर्न कम आ रहे थे, तो लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। आप देखोगे फ्रैंकलिन का धीरे धीरे सब शिफ्ट होना शुरू हो गया था। तो रिडम्पशन प्रेशर एंड इलिक्विडिटी फोर्स फ्रैंकलिन, ये एक रीजन उन्होंने जो बताया कि सिर्फ 2 महीने में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है, ये 1 साल से ही ये था। 3 साल का रिटर्न मैंने निकाल के देखा, तो 3 साल में देखिए 2 फिगर आपके सामने रखता हूं। एक तो है कि फ्रैंकलिन का कितना रिटर्न दे रही थी, एंड दूसरा उस कैटेगरी में बाजार में क्या रिटर्न मिल रहा था डेट कैटेगरी में। 3 साल का राइट कॉलम में देखिए, ऑलमोस्ट सभी ग्रीन में है, लेकिन रिटर्न की परसेंटेज कितनी है। लो ड्यूरेशन 3 साल में 4.7 दे रही थी। आई थिंक एफडी इज गिविंग मोर देन दैट, एनीथिंग विल बी मोर देन दैट। आप देखिए, जबकि ये 3.6 दे रहा था। आप क्रेडिट रिस्क में देखिए, 1.3% का डेट मार्केट का रिटर्न है 3 साल का, और ये 3.5 दे रहा था, यानी गिविंग मोर रिस्क। लेकिन 1 ईयर में ये माइनस में है, लेकिन 3 साल में ये माइनस ज्यादा रिटर्न दे रही थी। मार्केट में जो उस कैटेगरीज में मिल रहा है उससे ज्यादा दे रहा था। शॉर्ट ड्यूरेशन में मार्केट वाज गिविंग मोर, ही वाज गिविंग लेस। उसी तरह अगर मीडियम ड्यूरेशन डायनामिक बॉन्ड, अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड में देखिए, तो सिर्फ अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड में भी ये ज्यादा दे रहे थे, क्योंकि वो रियली में बहुत ही कम समय के लिए होता है, तो वो सिक्योर्ड फंड होता है, और उसमें मोस्टली 6-7% के सिक्योरिटीज के हिसाब से रिटर्न मिलते हैं कॉल मनी में। बाकी सभी जगह आप देखेंगे 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने के रिटर्न इनके माइनस में ही हैं। तो ये बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे थे, तो इसलिए हम अभी आपको कम दे रहे हैं, रिस्क हो गया। ऐसा इसी स्थिति दिखता नहीं है जो फिगर आपके सामने रखी हुई है। फिर इसके अंदर फैक्ट शीट पे मैंने गया कि भैया ये लोग पैसे डाले कहाँ से थे। मैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, सिर्फ यहाँ कंपोजिशन ऑफ रेटिंग्स देखिए, A+, A, जो बीच वाली लाइन है ना, इसमें समझने की खोजिए। 40%, 62% ऑफ कंपोजिशन जो है वो आपके A+, A- रेटिंग में थी, और ये अलग अलग फंड में, और सभी फंड में यहाँ पे था। जबकि आपको मैंने डिफिनीशन बताई थी सभी फंड्स के, तो सभी फंड्स में ऐसे थे कि आप रिस्क लेने की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाओ। क्रेडिट में सबसे ज्यादा, ये क्रेडिट में जितना फॉलो कर रहे थे 60-65% रुपया, 60-65% ऑफ कंपोजिशन, सेम ही वाज फॉलोइंग इन एवरी इंस्ट्रूमेंट। सो दैट वाज अगेन कहीं ना कहीं रिस्क था। फैक्ट शीट क्या होता है इनका देखिए, मैं थोड़ा सा डाउन करके बताता हूँ। दे पुट लॉट्स ऑफ मनी इन अननोन एंड अनरेटेड फर्म्स। एक रिपोर्ट आई थी, न्यूज रिपोर्ट, जिसमें ऐसा बताया था कि ओवर 15,358 करोड़ इन सेवरल अनरेटेड डेट स्कीम्स व्हिच इज अननोन कंपनी। कुछ कंपनी के नाम आपके सामने रखता हूँ। आई डोंट नो वेदर यू हैव यू अंडरस्टैंड एनी टाइम हैव यू लिसन अबाउट दिस कंपनी और नॉट।
कितना पैसा, और 100% एक्सपोजर है इस कंपनी में, 100%, यानी उस कंपनी का पूरी की पूरी बोरोइंग सीधा फ्रैंकलिन नहीं किया है, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। वो कंपनी गई तो आपके पूरे पैसे गए, आपने डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया, ये भी एक कहीं ना कहीं फंड मैनेजर का हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी स्ट्रेटजी होगी। Rishan, Rivaz, 5 star, I don't know, see, total amount is almost 7-8 thousand crore hai. All such low rated papers have become illiquid now and there is no incoming money in this scheme. ये एक बहुत बड़ा रीजन था, और इसका कल की एक रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ। हियर इज लुक एट द डिटेल्स ऑफ दिस फर्म्स। आप देखिए ये सारे फर्म्स हैं जिसमें 100% एक्सपोजर्स, और उनकी वैल्यूएशंस देखिए, कितना डेट है, कितना सेल्स हो रहा है उसका, और कितनी प्रॉफिट में है कंपनी। तो ऐसे कंपनी में आप पैसे डाले हैं तो पैसा वापस नहीं हो रहा है। अब अभी बात आती है कि ये पैसा आएगा कब, व्हेन मनी विल बी रिटर्न। ये बोलती है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स विल बी पेड। अभी तक टाइम नहीं बता रहे, बार बार न्यूज चैनल सभी लोग पूछ रहे हैं प्लीज टेल मी द टाइमिंग, नोबडी सेज टाइम, बिकॉज इनके पीछे हिस्ट्री कुछ और है। मिस सेलिंग अभी भी हो रहा है कि 1 महीना 2 महीने में पैसे वापस हो जाएंगे, लेकिन ऐसे इसका असर 1 महीने 2 महीने का नहीं है। यू जस्ट सी, इनके खुद के फैक्ट शीट से मैंने ये डेटा निकाला है, और ये इन्होंने इन्हीं सब फंड के, ये 6 के 6 फंड का कितना परसेंटेज कब लिक्विडेट होने वाला है ये बताइए। 1 महीने में कुछ भी नहीं होने वाला है, 3 महीने में सिर्फ 9%, 1% एंड 3%, वो भी 3 फंड में हो रहा है। मोस्टली 1 साल के बाद ही इनके मैच्योरिटी शुरू हो रहे हैं, फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, यानी 2 से 3 साल में लोगों के पैसे दिखेंगे कि मिलेगा। 3 साल तक आपको पैसा इनकमिंग हो नहीं रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आपके रिस्क है, इसमें कितने डिफॉल्ट होंगे वी नेवर नो। तो आपके डिफॉल्ट होता है तो आपको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी की एनएवी कम होगी। सो आपके फंड मतलब कुछ तरह से इस तरह से फंस गए कि ना तो वो बढ़ रहा है और घटने के चांसेस ज्यादा है। जब इसको समय के हिसाब से हमने डाउन टाउन किया तो इतने इतने पैसे इनके मैच्योरिटी पे आ रहे हैं, एंड 6 महीने से लेके 5 साल तक के टोटल फंड है जो इनके मैच्योरिटी पे होगा, ये इनके पैसे तब मिलेंगे। सो आप 1-2 महीने का तो फंसने के, अब देखिए बहुत सारे लोगों ने पेंशन के हिसाब से डाला है, बेचारा 3 साल के बाद पैसा शुरू होगा उसको मिलना, 3 साल तक क्या खाएगा क्या पिएगा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलत तरीके से पॉलिसी बिकी कि नहीं बिकी, ये चीजें हुई। दूसरा, सो इन्वेस्टर मनी इज लॉक्ड फॉर 5 years। अभी ये बताइए 5 साल के लिए लॉक हो गया तो इसका कंपैरिजन इसके साथ नहीं हो सकता, पीएमसी के साथ, यस बैंक के साथ, फ्रैंकलिन, एंड हु इज नेक्स्ट। दो ज्यादा रिटर्न देती है, ऐसे बहुत सारे एचडीएफसी, कितने एमसीज हैं आप कभी कभी भी देख लीजिए, सबके साथ कोटक हो गया, बहुत सारे नाम नहीं लेना चाहता किसी का यहाँ, लेकिन सबके साथ यही प्रॉब्लम होने वाली है। So my question here is, regulators have not been able to act in advance to protect investors' wealth। अभी रेगुलेटर्स का भी प्रॉब्लम है, वो कर क्या सकती है, क्योंकि रेगुलेटर्स का मैं एक स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। रेगुलेटर्स ने क्या बोला है कि मैं किसी कंपनी पे एक्शन कैसे लूंगा। ट्रस्टीज, उनका जो डिफिनेशन है वो बोलते हैं कि ट्रस्टीज इन एसेट मैनेजमेंट कंपनी शैल रेंडर एट ऑल टाइम्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस, एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, इंश्योर प्रॉपर केयर एंड एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जजमेंट। इसके हिसाब से इन्होंने रेटिंग एजेंसी पे ठिकरा फोड़ दिया है, उसके हिसाब से उसका फंड मैनेज है, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग के कारण इतने लोगों को अगर बैंक को परेशान किया जा सकता है, राणा कपूर कैन गो इन जेल, व्हाई सेबी कांट एक्ट इन दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज द लॉबी इज वेरी हाई फ्रेंड्स। सो क्वेश्चन हियर कम्स, हु इज टू बी ब्लेम फॉर दिस फियास्को। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट बताता हूं आपको, मैं 3 देता हूं आपको आइडियाज। फ्रैंकलिन, पहला तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इसकी जो थी बहुत ही एग्रेसिव थी, मैं गलत नहीं बोलता हूं, एग्रेसिव बहुत थी। See, the going was great till economic slowdown happened and things went out of control. So 2018 के बाद जो मैंने डेटा बताया कि इनका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया एंड देन संभालना मुश्किल हो रहा था। और फिर इनको जो कंपनी है यहाँ पे क्या है कि इक्विटी फंड के सीईओ इनसे बात नहीं करेगा, तो दोनों अपना अपना अलग चलता है। जो इनके फॉरेन कंपनीज है वो इनके पैसे नहीं देंगे क्योंकि इट्स टोटल रिस्क इन्वेस्टमेंट्स, वो आ ही नहीं सकता, इतना राइट ऑफ कहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए हिस्ट्री ऑफ स्ट्रॉन्ग, आप इनके पहले बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे थे, ये बोलते थे कि हम अच्छा दे रहे हैं, मार्केट के एवरेज कैटेगरी से मैं थोड़ा ज्यादा रिटर्न देता हूँ, लेकिन धीरे धीरे इनके रिटर्न्स कम होते गए। वो देखिए फ्रैंकलिन हाई रिस्क डेट फंड स्ट्रेटजी वर्क फॉर मेनी इयर्स थ्रू में, इसलिए बहुत सारे लोगों ने पैसे इसमें इन्वेस्ट किए हैं। ये 26,000 करोड़ परसेंटेज में देखो तो बहुत बड़ा होता है। This was replicated across all debt categories. The going was great till economic slowdown happened and things went out of control. ये डेटा है जो इसको दर्शाता है कि ये धीरे धीरे पहले से ही शुरू हो गया था। दूसरा एक था कि इन्होंने बहुत सारा पैसा हर एक डेट फंड में लो रेटेड कैटेगरी पेपर्स में खरीद डाले, जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के अगेंस्ट होता है।
आपको 1% ज्यादा दिखाने के लिए, आपको मार्केट में कंपटीशन बनाने के लिए, होता नहीं जैसे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी कभी कभी चीप पॉलिसीज, सस्ता टर्म इंश्योरेंस बेच देती है और फिर क्लेम में नाकर नुकर करती है, उसी सेम तरह यहाँ पे भी इन्होंने लो रेटेड पेपर्स खरीदे एंड दैट ऑफ कोर्स ऑफरिंग बेटर रिटर्न, बट डिफॉल्ट रिस्क एंड इलिक्विडिटी इज आल्सो हाई। तो जो इक्विटी में हम फॉलो करते हैं वहां पे आपने इसको भी फॉलो कर दिया। आप बोलते हो रेटिंग एजेंसी ट्रिपल ए के बजाय ए में जाओगे तो ऑफ कोर्स रिटर्न ज्यादा मिलेगा। सो इट वाज अ वेरी वेरी फैटल अट्रैक्शन। अब देखिए किस तरह से इन्होंने इन्वेस्ट किया है। ऊपर का जो है अदर डेट हाउस का है और इनका देखिए ये नीचे का फ्रैंकलिन का। नॉर्मली डेट हाउस में ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो पूरी मार्केट में अभी फिलहाल है, और फ्रैंकलिन का देखिए नीचे का स्ट्रेटेजी है एकदम इट्स वेरी वेरी टॉप फिगर आपको दिख रहे हैं 60%। एवरेज देखिए डायनामिक, मीडियम, क्रेडिट एंड शॉर्ट टर्म में सब में 50% से ज्यादा, इवन लो ड्यूरेशन 40% अल्ट्रासाउंड में, जबकि मार्केट जो है मुश्किल से 1 से 10% तक डालती है। तो ये एक फैटल अट्रैक्शन था जो लो रेटेड पेपर्स में इन्होंने खरीदा। एंड यील्ड अच्छा था, लेकिन जब गोइंग डाउन द कर्व तो फिर प्रॉब्लम हो गई। दिस हैज अफेक्टेड द एंटायर यील्ड प्रोसेस। तीसरा देखिए फ्रेंड्स, ये क्रैक जो है ये 2019 एंड कोविड का नहीं है। ये जो बोलते हैं कि कोविड के कारण हो गया है, ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी डिफॉल्ट्स ऑफ आईएलएफएस। अभी आईएलएफएस में इनके पैसे नहीं थे, लेकिन आईएलएफएस में इनके बहुत सारी कैटेगरीज का इन्वेस्टमेंट्स वहां पे था, तो उस कंपनी को प्रॉब्लम हुई तो इनको भी प्रॉब्लम हुआ। वोडाफोन क्राइसिस हुआ, फिर डीएचएफएल हुआ, एसएल ग्रुप। अभी कितने पैसे थे इनमें, थोड़ा सा मैं पिक्चर दिखाता हूं आपको। फ्रैंकलिन का डीएचएफएल में 560 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट था, एसएल ग्रुप में 1009 करोड़ के इन्वेस्टमेंट थे। ये इनके फिगर बताते हैं कि जब आईएलएफएस का ब्लो अप हुआ था 2018 में, तो फ्रैंकलिन डायरेक्टली नॉट इन्वेस्टेड इन दैट लो रेटेड सिक्योरिटीज इन दैट कंपनी, बट इट बैकफायर्ड, क्योंकि बहुत सारे लो रेटेड कंपनी जिसको इन्होंने पैसे दिए थे वो वहां पे इन्वेस्ट किया था, तो इनको वो प्रॉब्लम हो गई। फिर इन्होंने देखिए एडीएजे ग्रुप, रिलायंस का जो है अनिल भाई का 960 करोड़, यस बैंक 1088 करोड़, वोडाफोन 2058 करोड़। तो ये इतने सारे कंपनी का देखिए सभी ए, ट्रिपल ए, डबल ए रेटेड बॉन्ड्स जो हैं वो सारे के सारे सीधे जंक में चले गए। तो ये कहीं ना कहीं पूरे मार्केट पे असर हुआ एंड दैट लेड टू हैविंग द इकोनॉमिक स्लो डाउन। सो क्वेश्चन हियर कम्स अगेन, हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस? कंपनी बोलती है ये चीज, कंपनी बोलती है कि भैया रिडेम्पशन प्रेशर था, इलिक्विड मार्केट हो गई और कोविड हो गया, इसके कारण है। बट मेरा यहाँ एनालिसिस है कि ये एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स हाई रिस्क डेब्ट कैटेगरी में था, सिलेक्शन ऑफ लो रेटेड पेपर्स इनका एक फेटल अट्रैक्शन था, चेजिंग यील्ड्स बट गोइंग डाउन द रेटिंग कर्व, ये एक उनकी थी कि उन्होंने यील्ड के चक्कर में लो रेटेड कंपनीज में पैसे डाले जो फंस गई अभी। बैड जजमेंट ऑफ फंड मैनेजर, ये इसको तो एक्सेप्ट करना चाहिए इनको कि बैड जजमेंट है, कई सारे साइड पॉकेट सेग्रीगेशन ऑफ फंड करके लोग पैसे कमाते हैं, तो वो सारे इनको बंद करना चाहिए था। सो माय क्वेश्चन हियर इज, friends, why SEBI not check the investments made against the declared risk policies, especially 100% exposure to some of low rate? आप देखिए कुछ दिन के बाद ये रूल आएगा, मैं आपको फ्यूचर प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा फियास्को हुआ है जिसको सेबी भी नोट किया होगा कि भैया पूरी की पूरी कंपनी में पैसा कैसे डाल के इतना बड़ा रिस्क फंसा दिया। 5 लाख करोड़ इंडिविजुअल इन्वेस्टर, 10 लाख करोड़ का फंड पड़ा है पूरे मार्केट में। ऐसी बहुत सारी और कंपनी की अभी छानबीन होने वाली है, और अगर ये 1-2 महीना और लॉकडाउन होगा तो कौन कौन सी कंपनी आपको अभी आएगी बाजार में। प्लस क्रेडिट रिस्क एजेंसी का रोल भी मुझे डाउटफुल लगता है। आप बताइए, हम यहाँ की क्रेडिट एजेंसीज जैसे हैं हमारे पास मूडीज वगैरह, एस&पी, गोल्डमैन सैक्स, इन लोगों से बात होती है ना, तो इंडिया के क्रेडिट एजेंसी को हमेशा ये डिफॉल्ट ही बोलते हैं वहां तो कुछ भी पॉसिबल है, मतलब मजाक में बोलते हैं, मतलब इस तरह की वहां पे है। मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, लेकिन देयर इज अ डाउट्स कमिंग कि आपने जो कंपनी की डिफॉल्ट स्ट्रेटजी होने वाली है, आपने पहले प्रेडिक्ट करके इन्वेस्टर्स को, फ्रैंकलिन को क्यों नहीं बताया? तो पहले निकाल लेते फंड, या तो इन्वेस्ट नहीं करते। सो कहीं ना कहीं क्रेडिट एजेंसीज का भी रोल यहाँ फंसता है। Why such agencies not alerted the investors about future strain on illiquidity of low quality papers of Franklin Templeton? साइड पॉकेटिंग ऑफ फंड मैनेजर एएमसीज मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है मेरी एनालिसिस के हिसाब से, जो मैंने अभी तक आपको फैक्ट्स आपके सामने रखा है। मेरी फाइनल टेक जो है इस पे, इफ देयर इज अ स्पेसिफिक क्रेडिट रिस्क फंड व्हिच इज मीन टू टेक क्रेडिट रिस्क, then how can a fund manager take credit risk in several other schemes में जो आपको बताया पैसा बढ़ाने को, क्यों बढ़ाया उन्होंने? When there are risks in such funds, how come mutual fund agents in market park the huge funds without understanding the need-based portfolio of a client?
एसटीपी एसडब्ल्यूपी के लिए जो यहाँ क्योंकि इनको जो एमसी वाले सिखाते हैं ये तो तोते की तरह वही बाजार में बेचते हैं। कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, मैं सबकी बात तो नहीं करता हूँ, सभी कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं जो कस्टमर को सही गाइड भी करते हैं। वो लोग आज भी समझ रहे होंगे कि इसकी मैं जो बता रहा हूँ वो सही है कि गलत है, लेकिन जनरली बाजार में सभी लोग वही पैसा नहीं लाते। आजकल म्यूचुअल फंड आपको मतलब पान की दुकान पे बैठ के म्यूचुअल फंड के एजेंट बन गए। सो दिस इज अनदर ट्रेजेडी इन द मार्केट। मैं उसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा कर रहा हूँ। Friends, it's totally fraud on the part of rash fund managers, fakeless rating agencies, lazy regulators, and finally fake mutual fund advisors. मेरा ये फाइनल टेक है जो कहीं ना कहीं एनालिसिस में मैंने अपने दिखाने को कोशिश किया है। फ्रेंड्स, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट तो शुरू हो गया। डेट फंड्स लूज एज वैल्यू ऑफ 10 स्कीम्स इरोड्स ओवर 10 years in a row। आप देखिए ये सारे अदर कंपनी के फंड्स के भी ग्रोथ जो है वो डेट फॉल्स, बिग फॉल्स शुरू हो गए हैं। लोग पैसे निकालने शुरू हो गए। नोबडी इज टेकर्स नाउ। क्रेडिट रिस्क फंड्स नॉट टेकर्स। नोबडी इज गोइंग टू टेक इन दिस फंड्स एज ऑफ नाउ। सम ऑफ अर्ली इम्पैक्ट क्या होगा मैं आपको, जो हमारे लिए पॉजिटिव साइन है, यूज रिडेम्पशन प्रेशर्स है, हो ही रहा है। लो कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स नाउ टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड, क्योंकि जिनको समझ में आता है वो समझेंगे। मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर आपके पास सरप्लस पैसा है तो मतलब अगर आपने LIC अगर सब पूरा हो गया है तो आप जाइए और भी इक्विटी में जाइए, आप डेट में प्लीज मत जाइए। लो कॉन्फिडेंस अदर AMCs विल आल्सो अफेक्ट इफ सच प्रेशर कंटिन्यू, क्योंकि बाकी लोगों ने भी थोड़ा कम किया होगा लेकिन किया तो है ही। दिस विल मेक इन्वेस्टर्स मोर अलर्ट इन इन्वेस्टिंग नाउ। फेक म्यूचुअल फंड एजेंट्स डेज आर विल बी ओवर नाउ। I'll personally see in LIC में भी ऐसे होने वाले हैं। म्यूचुअल फंड विल बी प्योरली ऑन इक्विटी फंड एंड डेट शेयर विल रिड्यूस टू 25% एंड लेस। जो 47% है, 53% है, दैट विल रिड्यूस टू 47% है, इट विल रिड्यूस टू नाउ 25% एंड लेस, एंड उससे भी कम होना चाहिए। और मोस्टली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विल टेक बिकॉज दे आर मोर टेकिंग रिस्क। सो व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू नाउ? So ये time है friends investors to be cautious with their investments. We as a financial guide in the market, we must alert customers about this fiasco. इतनी बड़ी स्टडी नहीं, इतने में से थोड़ा सा फैक्ट्स लेके उनको पॉइंट वाइज आप बना के उनको भेजो, उनको एजुकेट करो। It is not the time to chase high returns, especially when it comes to debt exposure. Friends, choose other schemes in fixed investment category in LIC, bank, post, etc. ये है रियल एडवाइस जो मैं हमेशा से बात कर रहा हूं पिछले 5 साल से। फ्रेंड्स, इस पे बात करो। ये है प्रोटेक्शन, रिस्क, ग्रोथ। पहले ये 2 पिरामिड जब तक पूरा नहीं होता है तब तक आप इक्विटी में नहीं जा सकते। लोग सीधा वहां पे जंप करा देते हैं एक टर्म इंश्योरेंस दिला के, बीच वाले कैटेगरी को छोड़ देते हैं, फिर आज ये हालात होती है तो कहीं के नहीं होते। फ्रेंड्स, इसको समझिए। मैं आपके कई बार इस पे हमें ट्रेनिंग हुई है। फिनेंस पिरामिड के ऊपर आप बात करो। दिस विल टेक यू, बिकॉज इट विल टेक 1 hour 1.5 hours टू टॉक अबाउट ऑन दिस। दिस विल गिव यू एन ओपनिंग, आई ओपनिंग, जब भी आप गोल सेटिंग करते हो कस्टमर्स का। फ्रेंड्स, I'll end up here because I think we have enough time. Taken enough time. I don't know how much. It's almost 1 hour. I hope I have given you some concrete information today on today's seminar. We'll take out some questions. If you want, you can raise your hands or you can put your question, or anything you would like to ask. You can put me on WhatsApp also after meeting also. I hope you have generated some experience. So some of person I'll ask to share the experience for another 5-7 minutes, and just go for it. Please don't go out because there are certain questions which may be relevant for everyone. I think 100 people have more than 100 crossed, or many people have not joined because I have kept the numbers for 100 only. So this is another thing. So there are certain questions I will take. So thank you very much for your patient listening, friends. I'll start with my new guest today with Ajay Mehrotra ji. आपसे मैं थोड़ा लूँगा and then I'll come one by one. So I hopefully to share your experience how it was a meeting. So Ajay ji, मैं आपको mute कर रहा हूँ. So you can go ahead. How was your session for the day? सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, एक्सीलेंट। और हम लोग को तो फर्स्ट टाइम देखने का मौका मिला सर। और मैं चाहूंगा सर आपके बाकी हम इसके बाद भी देख सकते हैं क्या, मतलब जैसे यूट्यूब पे हैं क्या ये? हाँ, इसको मैं यूट्यूब में अभी आज रिकॉर्डिंग किया हूँ। So I'll be sharing this video on YouTube. बाकी क्या है मेरा, I'm working on some education module. So I'll be discussing you later on this. So hopefully I hope this will be helpful for your team also.
आप इसको जी, टीम के साथ मैं भी सोच शेयर रहा हूँ सर, पुराने जो सेशंस छूट गए हमारे, उनको कैसे सर देख सकते हैं, या वो मटेरियल कैसे मिल हाँ, सकता है, मैंने क्योंकि 2 ही सेशन किए हैं, मेरे पास यहाँ काम बहुत है तो उतना नहीं है, बट श्योरली I'll share you some of the videos I have, I will share you. जी, जी, जी। और So आपको तो hope सर कब से, हम लोग कितने साल से फॉलो कर रहे हैं सर, बहुत कुछ आपसे सीखना चाहते थे, और नहीं, आप निश्चित बहुत बढ़िया काम कर रहे सेशन हैं, बहुत पहले तो जबरदस्त रहा, और हम लोग अपनी पूरी टीम को इसमें जोड़ेंगे, और इससे बहुत ज्यादा एडवांटेज हम लोग को होगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। श्योर, ऑल द बेस्ट। आई थिंक मेहता जी हैं, देवेंद्र जी हैं, या I'll unmute him, so let me listen. देवेंद्र, क्या हाल है मेहता साहब? How are you, sir? आई एम फाइन, थैंक यू। Happy to see you, sir. I hope मैं दिख रहा हूँ, सर। एकदम, आप एकदम शानदार दिख रहे हैं सर। बहुत बहुत बढ़िया सेशन रहा सर, और मतलब सॉरी सर, ये पीछे जरा लाइट का ये है, नहीं एकदम थोड़ा उसमें निकला, लेकिन सर बहुत सुंदर सेशन रहा, मतलब हमारे लिए आई ओपनिंग था। आपने बहुत 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 मतलब बहुत डीप स्टडी किया है सर। हैट्स ऑफ टू यू, बहुत जबरदस्त। और अलग-अलग पहलू से आपने I have spent at least 15-20 hours on this. मतलब माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग सर। मतलब एक लाइन में कह सकता हूँ कि ये पूरे जहाँ पे जितने लोग हैं, शायद शेयर बाजार के सबसे नजदीक मैं रहता हूँ, बिकॉज मुंबई शेयर बाजार मेरे घर से मतलब शायद 10 किलोमीटर पे है, लेकिन आपने हजारों किलोमीटर दूर होके भी बहुत जबरदस्त स्टडी किया है। और आपका जो एक एक चीज था सर, मतलब वो लोग का डेप फंड है या फंड मैनेजर का है, जबरदस्त सर। और मेरे ख्याल से मुंबई जैसे शहरों में आपने जो आज बताया सर, बहुत जरूरी है। और जैसा भी मेहरोत्रा जी ने कहा सर, उसका प्रेजेंटेशन या वीडियो हमें मिल जाए तो हम हमारे लोगों के साथ भी शेयर कर पाएंगे सर। पक्का कीजिए। और नाउ देखिए, ऑनलाइन सिस्टम कोविड का इफेक्ट है कि वी कैन कनेक्ट ईच अदर वेरी फास्ट, so anytime if we feel like inviting me, we'll have half an hour, कभी कभार इंटरेक्शन अगर आप चाहते हो, so keep continuing. I have very frequent busy schedule, लेकिन फिर भी I'll take out certain time, तो be in touch. I just wanted कि मेरे खास नजदीक के जान पहचान के हैं, I wanted them to empower you very properly, so that ये राइट समय है। you have to create some activities, माहौल बनाना पड़ेगा। इस अभी जो एंजाइटी है सबके दिमाग में, बट ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। ज्यादा निगेटिव नहीं सोचना है, लेकिन नए सिरे को जितना जल्दी हो उतना आप समझ लें तो बेहतर है। So थैंक्स अ लॉट। अच्छा, ओके, थैंक यू।